हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन, जो कि कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मानव जनन में हम लोगों ने अब तक जो है टेस्टीज के बारे में पढ़ा था, यानी हम टेस्टीज पढ़ रहे थे। और टेस्टीज में हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में, इसके बाद टेस्टिस में जो स्क्रोटल सैक होता है, स्क्रोटल सैक यानी कि जो वृषण कोष होता है, वृषण कोष के भी बारे में पढ़ रहे थे। तो आगे से जो है और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको इसी टेस्टीज और वृषण कोष में ही पढ़नी है। जैसे कि मनुष्य का जो वृषण कोष होता है, यानी जो स्क्रोटल सैक होता है, वह एक सकरी नलिका द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं वक्षनाल। क्या बोलते हैं? वक्षनाल। अंग्रेजी में इसे हम बोल देते हैं इंगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंगुइनल कैनाल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वक्षनाल जो है ड्रा कर रखा है। ये वक्षनाल है। और अब इस वक्षनाल का काम क्या होता है? तो ये वक्षनाल के द्वारा होकर जो वृषण धमनी होती है, जो वृषण शिरा होती है तथा जो वृषण तंत्रिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? एक वृषण रज्जु के रूप में वृषण तक जाती हैं। यानी कि आप ये जो वक्षनाल देख रहे हैं, इंगुइनल कैनाल देख रहे हैं, इसी के थ्रू होके वृषण धमनी, वृषण शिरा और वृषण तंत्रिका वो प्रवेश करती है। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। यानी टेस्टिस के अंदर जो है ये वृषण धमनी, वृषण शिरा और वृषण तंत्रिका इसी वक्षनाल के जरिए क्या करती है? इंटर करती है। आगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा जो वृषण कोष होता है, इस वृषण कोष में क्रीमास्टर मसल्स तथा डार्टोस मसल्स नामक दो पेशियां पाई जाती हैं। और ये पेशियां जो है क्या करती हैं? टेस्टीज की पोजीशनिंग में मदद करती हैं। यानी जो टेस्टीज होता है नर का, उसका जो पोजीशन होता है उस सही से उसका पोजीशन बना रहे, उसमें क्या करती हैं? ये क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स ये जो है वृषण कोष में स्थित होती हैं और टेस्टिस की पोजीशनिंग में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे वृषण कोष में कितनी पेशियां होती हैं, तो दो मुख्य पेशियां होती हैं, एक क्रीमास्टर मसल्स और एक डार्टोस मसल्स। उसके बाद अब ये जो क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स होती हैं, तो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल होता है मानव शरीर में टेस्टिस के अंदर। तो आपको याद होगा ठंड के मौसम में क्या होता है, जब ठंड का मौसम आता है और टेम्परेचर लो होता है, तो ये क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स ये क्या होती हैं? ये संकुचित हो जाती हैं। जब बाहर का टेम्परेचर लो होता है तब ये पेशियां संकुचित हो जाती हैं तथा वृषण को उदरी गुहा के पास लाती हैं। आपने देखा होगा हमारा जो वृषण होता है ठंड के मौसम में वो सिकुड़ कर थोड़ा सा जो है क्या होता है, सिकुड़ कर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, यानी उदरी गुहा की तरफ जो है उसका जो पोजीशन होता है वो हो जाता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार पेशियां होती हैं वो क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स ही होती हैं। इन्हीं के द्वारा ये हमारा जो वृषण होता है वो सिकुड़ कर जो है उदर गुहा के थोड़ा पास चला आता है। और उसके बाद जब बाहर का टेम्परेचर हाई होता है, यानी जब गर्मियों का मौसम आने लगता है, तब ये पेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। तब ये पेशियां पूरी तरह से आजाद हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं। और जब ये स्वतंत्र हो जाती हैं तो हमारा जो टेस्टिस होता है वो उदरी गुहा से दूर चला जाता है। हमारा जो टेस्टिस होता है आप देखेंगे वो फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा लटक जाता है, थोड़ा सा दूर चला जाता है। अक्सर आप देखेंगे नहाते वक्त भी, जब हम कभी नहाते हैं तो नहाते वक्त भी जो है आप देखेंगे तो हमारा टेस्टिस सिकुड़ जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो फिर टेस्टिस जो है क्या होता है हमारा, और नीचे की तरफ वापस से फिर से जो है लटक जाता है। यानी कि ये जो क्रीमास्टर मसल्स होती हैं और डार्टोस मसल्स ये हमारे जो है टेस्टिस को क्या करती हैं? संकुचित होने में और फैलने में हमारी हेल्प करती है। तो दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं हमारे वृषण कोष में। उसके बाद आप एक चीज और नोट करिएगा, हमारा जो वृषण होता है वह वृषण कोष में एक लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है, जिन्हें हम गुबरेनैकुलम कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गुबरेनैकुलम बोलते हैं। ये गुबरेनैकुलम होता क्या है?
तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा वक्षनाल, ये हमारा टेस्टिस हो गया। और टेस्टिस जब ये हमने वृषण कोश ड्रा कर रखा है, टेस्टिस जब हमारा इस वृषण कोश के अंदर आ जाता है तो फिर ये वापिस से उदर गुहा में ना जाए, तो इसके लिए एक लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू हमारे वृषण कोश में जुड़ा होता है, जिन्हें हम बोलते हैं गुबरेनैकुलम। और ये हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है, ये आप मान लीजिए क्या है, ये हमारा गुबरेनैकुलम है, गुबरेनैकुलम है। और ये गुबरेनैकुलम क्या करता है, वापिस से फिर टेस्टिस को उदर गुहा के अंदर जाने नहीं देता, उन्हें वापिस से उदर गुहा में जाने से क्या करता है, रोकता है। आगे आप देखिएगा, अब इस वृषण को घेरे हुए एक परत होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं टीएस ऑफ टेस्टिस को पूरा इधर देख रहे हैं घेरे हुए एक जो है परत होती है, लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हमने यहाँ ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिख रखा है, बना रखा है। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, वृषण की गुहा इस ऊतक की पट्टियों द्वारा लगभग 250 पालियों या वेश्मों में क्या होती है, विभक्त रहती है, डिवाइड रहती है, जिन्हें हम बोलते हैं वृषण पालिका। क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत देख रहे हैं, इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की पट्टियों द्वारा ये जो वृषण पालिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यानी ये जो वृषण पालिका जो है विभक्त हुआ है लगभग 250 पालियों या वेश्मों में। तो ये देख रहे हैं, ये एक पाली, ये दूसरी पाली, ये तीसरी पाली, ये चौथी पाली, इस तरह से लगभग ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या होती है वो लगभग 250 होती है। तो इस प्रत्येक पाली में क्या होता है, इस प्रत्येक पाली में 2 से 3 पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं हमने लिख रखी हैं, और इन शुक्रजनन नलिकाओं की जो संख्या होती है एक टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर लगभग 750 होती है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इन पालियों की संख्या 250 है और प्रत्येक पाली में अगर 3 शुक्रजनन नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो फिर उस हिसाब से 2.5 तिहाई जो है कितना हो जाएगा, लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या पाई जाती है। उसके बाद ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच, ये जो आप शुक्रजनन नलिकाएं देख रहे हैं जिसको मैंने रेड से ड्रॉ कर रखा है, इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच जो है क्या पाई जाती है, तो अंतराली संयोजी ऊतक जो है उपस्थित होते हैं। और ये जो अंतराली संयोजी ऊतक होते हैं इन्हें हम अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं या लेडिंग सेल्स बोलते हैं। और ये जो लेडिंग सेल्स होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ये जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका क्या करती है, ये सिक्रीशन करती है। अब आगे देखिए, अब ये जो प्रत्येक शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं इनके चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है। प्रत्येक शुक्रजनन नलिकाओं के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। यहाँ पे टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बना रखा है, और यहाँ आप जो बाहर का लेयर देख रहे हैं ये है आपका ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसी ट्यूनिका प्रोप्रिया के ठीक नीचे जो दूसरी लेयर होती है वो जनन उपकला कहलाती है, यानी कि जर्मिनल इपिथीलियम कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो जनन उपकला स्तर है, यानी ये जो जर्मिनल इपिथीलियम है, यह 2 सेल्स 2 कोशिकाओं का बना होता है। एक तो स्पर्मेटोगोनियल सेल का बना होता है, और एक सर्टोली सेल, या इसे हम नर्स सेल भी बोलते हैं, या इसे हम सस्टेनकुलर सेल भी बोलते हैं, या सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। तो ये जो जनन उपकला स्तर होता है 2 कोशिकाओं का बना होता है, एक तो स्पर्मेटोगोनियल सेल
और ये स्पर्मेटोगोनियल सेल स्मॉल होती है, छोटी होती है। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल हमने बना रखा है, यहाँ देख रहे हैं ये छोटी कोशिकाएं होती हैं। और एक बना होता है सर्टोली कोशिकाओं का, या नर्स सेल, या सस्टेनकुलर सेल, या सपोर्टिंग सेल का। तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, तो इनका जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य है, एक तो है यह स्पर्म को पोषण देती हैं और सहारा प्रदान करती हैं। कौन? ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। और दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स का भी ये सिक्रीशन करती हैं, एक इनहिबिन और एक एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नामक दो हार्मोन्स का ये सिक्रीशन करती हैं। और इन हार्मोन्स के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। आगे देखिए, यह जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है ये स्मॉल होती है, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल है। और ये बड़ी वाली जो आप देख रहे हैं कोशिकाएं, ये सर्टोली कोशिकाएं हैं। सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्पर्म को पोषण व सहारा मिलता है और दो हार्मोन्स का भी सिक्रीशन इनके द्वारा होता है। लेकिन ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं ये स्मॉल होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये शुक्राणुओं के निर्माण में क्या करती है? हमारी मदद करती हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण स्पर्मेटोगोनियल सेल्स करती हैं और शुक्राणुओं को पोषण ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो करती हैं। आगे से देखिए, ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं ये इकट्ठा होकर सीधी नलिकाएं बनाती हैं, जिन्हें हम ट्यूब्यूली रेक्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूली रेक्टाई बोलते हैं। बाद में यही नलिकाएं यानी ट्यूब्यूली रेक्टाई एक जाल बनाती हैं, जिन्हें हम वृषण जालक या रेटिटेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण जालक या रेटिटेस्टिस। तो आप ये टीएस ऑफ टेस्टिस में ये पूरा का पूरा अंदर का ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अंदर का पार्ट ये है आपका, हमने यहाँ लिख रखा है रेटिटेस्टिस। क्या है? रेटिटेस्टिस है। और यह जो रेटिटेस्टिस होता है यानी वृषण जालक होता है, तो यह वृषण जालक से जो है 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं। ये जो वृषण जालक है इनसे 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वासा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंसिया। तो ये पूरा का पूरा बीच का तो हो गया आपका रेटिटेस्टिस, लेकिन इनसे ये जो ढेर सारी 15 से 20 की संख्या में देख रहे हैं कुंडलित नलिकाएं निकली हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं वासा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंसिया बोलते हैं। और ये नलिकाएं शुक्राणुओं को लेकर अधिवृषण के कैपट वाले भाग में क्या करती हैं? डाल देती हैं। यानी ये जो वासा इफरेंसिया है, ये जो वासा इफरेंसिया आप देख रहे हैं, ये वासा इफरेंसिया क्या करती है? स्पर्म को, शुक्राणुओं को कैपट, अधिवृषण के कैपट वाले भाग में डाल देती है। देखिए, ये अधिवृषण है इपिडिडाइमिस, और अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। एक तो ये वाला भाग कैपट हो गया, मध्य वाला भाग आपका कार्पस हो गया, और नीचे वाला भाग हो गया आपका काडा। तो स्पर्म को ये जो इपिडिडाइमिस होती है वो क्या करती हैं? ये अधिवृषण इपिडिडाइमिस के कैपट वाले भाग में, यानी कैपट वाले भाग में क्या करती हैं? स्पर्म को छोड़ देती हैं, डाल देती हैं। आगे देखिए, आगे यह जो अधिवृषण होता है इपिडिडाइमिस होता है, तो यह इपिडिडाइमिस जो कि ये यहाँ पे बना रखा है हमने, इसके 3 भाग काडा, कार्पस और कैपट। तो यह जो इपिडिडाइमिस होता है यह एक अनियमित सकरी अतिकुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के भीतर यानी टेस्टिस के भीतर स्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और इसका निर्माण भ्रूणी अवस्था में ओल्फियन डक्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओल्फियन डक्ट द्वारा होता है। तो ये पूरा का पूरा है आपका टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फिगर, और ये है आपका टीएस ऑफ टेस्टिस। आगे से आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।